हेलो, नमस्कार। आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मुर्गी के आवास के बारे में। मुर्गी के आवास की मतलब मुर्गी के आवास यानी मुर्गी को रहने के लिए जो अपन आवास बनाते हैं उसके लिए, उसके बारे में है ना। तो इसकी कौन कौन सी प्रणालियाँ होती है, मुर्गी के आवास की प्रणालियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें होती है, बहुत सारी होती है। जैसे बात करते हैं बेक यार्ड सिस्टम, है ना। बेक यार्ड सिस्टम होता है, इंटेंसिव सिस्टम होता है, एक्सटेंसिव सिस्टम होता है और सेमी इंटेंसिव सिस्टम भी होता है। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेक यार्ड मुर्गी घर, है ना, बेक यार्ड पोल्ट्री की बात करते हैं। बेक यार्ड पोल्ट्री, है ना। बेकयार्ड पोल्ट्री, बेकयार्ड पोल्ट्री या इसी को क्या बोलते हैं, घर के पीछे मुर्गी पालन, है ना। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत मुर्गियां पालते हैं वही क्या होता है, बेकयार्ड मुर्गी घर। यानी कि जो लोग छोटे लेवल पे उनके घर के पीछे ही 5, 7, 10 मुर्गियों को पाल लेते हैं, वो किस में आता है, बेकयार्ड मुर्गी घर, है ना। इस प्रकार के घरों को क्या बोलते हैं, बेकयार्ड मुर्गी घर, जिसमें घरों के पीछे मुर्गियों को पाला जाता है। इसमें लगभग 5, 7 या 10 तक आप पाल सकते हैं ना। छोटे लेवल पे 5, 7, 10 मुर्गियां जो पाली जाती है घर के पीछे, जनरली लोग ग्रामीण इलाकों में पालते हैं, वही होता है बेकयार्ड मुर्गी घर, है ना। इसके बाद हम बात करें, ये विधि सबसे प्राचीन प्रणाली है ना। ये ग्रामीण स्तर पे इस प्रकार पाले जाते हैं और सबसे प्राचीन प्रणाली बेकयार्ड सिस्टम है। इसके बाद हम बात करते हैं विस्तृत प्रणाली। विस्तृत प्रणाली या जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम। एक्सटेंसिव सिस्टम में क्या होता है कि जो खुले में यानी कि खुली ज़मीन के अंदर मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है ना, खुले विचरण में छोड़ दिया जाता है। वो कौन सा सिस्टम होता है, इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एरिया के अंदर मुर्गियों को जो है खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या है, खुला छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जो हानिकारक जो भी पशु होते हैं ना, वो इनको हानि पहुंचाते हैं। और इसमें जो है संक्रामक जो डिजीज हम कह सकते हैं वो भी बहुत अधिक फैलती है, क्योंकि मुर्गियाँ खुले में रहती है। इसकी हम बात करें तो क्या है, भू प्रदान रीति। इसको क्या बोला जाता है, भू प्रदान रीति, यानी बहुत बड़े एरिया में इनको छोड़ दिया जाता है। इस विधि में पक्षियों को खुला चारण क्षेत्र में छोड़ा जाता है ना, खुले चारण क्षेत्र में इनको छोड़ा जाता है और पक्षियों को खुले घास के मैदानों में, है ना, यही है, खुले घास के मैदानों में खुले चारण के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब मुर्गी घर नहीं होता है, बहुत बड़ी जगह पे इनको छोड़ दिया जाता है। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो 1 हेक्टर के अंदर लगभग 125 से 250 मुर्गियों को पाला जा सकता है। कितनी मुर्गियों को पाल सकते हैं, 1 हेक्टर के अंदर 125 से 250 मुर्गियों को पाला जा सकता है। विस्तृत में क्या है, इसका नाम है भू प्रदान रीति भी इसको कहा जाता है। विस्तृत इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, विस्तृत यानी बहुत बड़े खुले क्षेत्र में इनको छोड़ दिया जाता है। और ये थोड़ी संख्या आप ध्यान रखें, अगर 1 हेक्टर में कितनी छोड़ सकते हैं मुर्गियों को, तो 125 से 250 तक मुर्गियों को 1 हेक्टर में रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सघन प्रणाली। सघन प्रणाली या इंटेंसिव सिस्टम। सघन प्रणाली या इंटेंसिव सिस्टम में क्या होता है कि मुर्गी घर बनाया जाता है ना। इसमें मुर्गी घर के अंदर मुर्गियों को रखा जाता है। जो हमारी सघन प्रणाली है उसके अंदर मुर्गी घर के अंदर मुर्गियों को रखा जाता है। इसमें हम पहला बात करते हैं गहरी बिछाली प्रणाली। जैसे हमने पहले भी बात की, जो बिछावन को क्या बोलते हैं, इनके लीटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं। तो जो डीप लीटर सिस्टम है इसमें क्या होगा, डीप लीटर सिस्टम में मुर्गी घर में बिछावन बिछाई जाती है ना, बिछावन बिछा के और मुर्गियों को उस पर छोड़ा जाता है। वो किस में आता है, गहरी बिछाली प्रणाली। इसमें डीप लीटर यानी लीटर बिछा के या बिछावन बिछा के पक्षियों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से, है ना, ये मुर्गी घर है और यहाँ पे ये नीचे जो बिछावन बिछा रखी है ना, जो किसका, लकड़ी का बुरादा हो सकता है, घास वगैरह भी हो सकती है, इस प्रकार से इसको छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी प्रणाली होती है, गहरी बिछाली प्रणाली, या इसी का इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो डीप लीटर सिस्टम, जिसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है बिछाली या फिर लीटर क्या होता है, बिछावन या लीटर इसमें बिछा दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें ये विधि कहाँ, तो व्यावसायिक मुर्गी पालन में प्रयोग किया जाता है ना। इस विधि का व्यावसायिक मुर्गी पालन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस विधि में मुर्गी घर में लीटर बिछाकर मुर्गियों को रखा जाता है। जैसे हमने बात की, क्या करते हैं, लीटर बिछा के मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है। बस ये ध्यान में रखना है थोड़ा कि व्यावसायिक मुर्गी पालन में इस विधि को काम में लेते हैं
और मुर्गी घर में है लिटर बिछाकर में, यानी इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, इसमें तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम दोनों याद रहने चाहिए आपको, गहरी बिछाली प्रणाली और डीप लिटर सिस्टम है ना। क्या है? गहरी बिछाली प्रणाली और डीप लिटर सिस्टम। और ये किसके अंतर्गत आता है ये थोड़ा ध्यान रखें, इंटेंसिव सिस्टम है ये ना। कौन सा है? इंटेंसिव सिस्टम का प्रकार है ये। एक मुर्गी को इसमें अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो जो ये गहरी बिछाली वाला है उस सिस्टम में 3 वर्ग फीट कितना स्थान देते हैं? एक मुर्गी को 3 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है। ये स्थान का थोड़ा आप ध्यान में रखें, कितना दिया जाता है? एक मुर्गी के लिए लगभग 3 वर्ग फीट स्थान छोड़ा जाता है। उसके बाद हम बात करें मुर्गियों की संख्या, और संख्या के आधार पर उनकी, जैसे जो मुर्गी अगर हम बनाते हैं उसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से अपन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखेंगे। ये हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 100 मुर्गियों की, कितनी? अगर 100 मुर्गियां रखनी है तो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 20, 15, 10। कितनी होती है? 20, 15, 10 किसमें? फीट में होती है ये, है ना। 20 फीट, 15 फीट और 10 फीट लंबाई होती है, 20 फीट चौड़ाई होती है, 15 फीट और ऊंचाई होती है 10 फीट, है ना। ऊंचाई हमेशा 10 फीट ही रहेगी, बाकी जो लंबाई चौड़ाई है वो चेंज होती रहती है। जैसे आप देखें 200 मुर्गियां, अगर कितनी मुर्गियां पालनी है? 200 मुर्गियां पाली जाए, उसके लिए कितना रखेंगे? 30 फीट उसकी लंबाई रखेंगे, 20 फीट उसकी चौड़ाई रखेंगे और ऊंचाई जो सेम रहती है कितनी है? 10 फीट, है ना। ऊंचाई आप कितने ही पक्षी पाल लें लेकिन ऊंचाई 10 फीट ही रखी जाएगी। उसके बाद हम बात करें अगर 500 पक्षियों की, कितने पक्षी? 500। अगर 500 मुर्गियों की बात करें तो 500 के लिए जो लंबाई है वो रखी जाती है 60 फीट। कितनी रखते हैं लंबाई? 60 फीट। उसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें तो 25 फीट चौड़ाई रखी जाएगी उसके ना। अगर 500 मुर्गियां रखनी है तो 60 × 25 इसकी लंबाई चौड़ाई रखी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 1000 मुर्गियां। अगर मुर्गियों की संख्या 1000 हो तो उसके लिए कितनी रखी जाती है? 100 फीट लंबाई, उसके बाद चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई जो कि सेम रहती है, कितनी है? 10 फीट ऊंचाई रखी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बिछावन अहाता प्रणाली, है ना। बिछावन अहाता प्रणाली में क्या होता है कि बिछावन और एक और होता है अपने मुर्गी घेरा प्रणाली, है ना। एक प्रकार और है मुर्गी घेरा प्रणाली। तो ये है बिछाली प्रणाली है जिसको लीटर सिस्टम बोलते हैं उसका, और जो घेरा प्रणाली है ना, मुर्गी घेरा प्रणाली जिसको बोलते हैं, उन दोनों का मिश्रित रूप है ना। ये वाली जो प्रणाली है दोनों का मिश्रित रूप है, यानी कि इसमें बिछावन तो बिछाया ही जाता है और इसके साथ साथ क्या करते हैं कि ये जो घेरा प्रणाली होती है इसमें क्या खुला स्थान भी छोड़ा जाता है। तो इसमें यही है कि बिछावन भी बिछाते हैं और कुछ स्पेस मुर्गियों को खुले विचरण के लिए भी दिया जाता है। तो ये इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है किस किस का है? गहरी बिछाली और मुर्गी घेरा प्रणाली, या जिसको बोलते हैं पोल्ट्री रन सिस्टम, है ना। पोल्ट्री रन सिस्टम और जो ये गहरी बिछाली है, इन दोनों का मिश्रित रूप से बनी हुई कौन सी विधि है? बिछावन अहाता प्रणाली, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रो यार्ड सिस्टम। इंग्लिश का नाम भी थोड़ा ध्यान में रखें, क्या है? स्ट्रो यार्ड सिस्टम। के बाद अगर हम बात करें इस विधि में कितनी मुर्गियां, तो 50 मुर्गियों तक कितना स्पेस देना है? तो अगर 50 तक मुर्गियां होती है तो उनको 3 वर्ग फीट स्पेस दिया जाता है ना। अगर 50 मुर्गियां हो तो उनको 3 वर्ग फीट स्पेस दिया जाता है। लेकिन इससे अगर संख्या अधिक है ना, संख्या अगर अधिक हो जाती है तो उनको 2 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2 वर्ग फीट। अगर 50 मुर्गियों तक हम बात करते हैं, सिर्फ 50 मुर्गियां हैं तो उनको 3 वर्ग फीट तक स्थान दिया जाता है। जबकि अगर ये संख्या बढ़ जाती है ना, 50 से अगर अधिक पक्षी होते हैं, 50 से अधिक मुर्गियां होती है तो उनके लिए 2 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2 वर्ग फीट, है ना। ये स्थान ध्यान में रखना है आपको। अगर ज़्यादा है तो 3 वर्ग फीट, मतलब 50 है तो 3 वर्ग फीट, और ज़्यादा हो जाए तो 2 वर्ग फीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिंजरा क्रम या बैटरी प्रणाली। पिंजरा क्रम या बैटरी प्रणाली क्या होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो लोहे के मोटे मोटे तार होते हैं उन तारों से पिंजरे बनाए जाते हैं ना। अलग अलग पक्षियों के लिए अलग अलग पिंजरे बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है एक पिंजरे में एक पक्षी को भी रखा जाता है और 2-3 पक्षियों को एक पिंजरे में भी रखा जाता है। जो पिंजरा सिस्टम है उसमें पिंजरे बनाए जाते हैं और पक्षियों को अलग अलग रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि संक्रामक जो बीमारियां हैं ना, जो संक्रामक बीमारियां हैं जो अधिक फैलती है, वो जब पक्षियों को थोड़ा अलग अलग रखा जाता है तो उससे कम फैलती है ना। इस प्रकार से इनको पिंजरे में रखेंगे तो संक्रामक रोग तो कम फैलेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा आती है ना, खर्चा वगैरह जो है पिंजरा सिस्टम में ज़्यादा होता है। इस प्रकार से इसमें क्या है, तारों के पिंजरों में जो पिंजरा क्रम या जिसको बोलते हैं बैटरी सिस्टम, है ना, बैटरी प्रणाली या बैटरी सिस्टम,
पिंजरा क्रम या बैटरी प्रणाली जो होती है उसमें जो पिंजरे बनाए जाते हैं पक्षियों के लिए, नॉर्मली एक पक्षी को एक पिंजरे में या फिर बहुत सारे मतलब 2-3 पक्षियों को, बहुत सारे नहीं रखते हैं, एक पक्षी या तो एक पक्षी का पिंजरा बनाएंगे या फिर 2-3 पक्षियों का, है ना। इस प्रकार से अलग अलग पिंजरों में रहते हैं पक्षी, है ना। इस प्रकार से पिंजरे इनके अलग अलग बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से क्या अलग अलग रखा जाता है पक्षियों को, जिससे सुविधा रहती है, संक्रामक रोग वगैरह भी कम फैलते हैं। इस विधि का प्रयोग कम संख्या कैसे कि मतलब जैसे नॉर्मल संख्या है उनको कर सकते हैं, कम संख्या यानी इसका मतलब ये है कि एक पिंजरे में एक पक्षी या एक पिंजरे में 2-3 पक्षी, है ना। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं रख सकते ना इनको, थोड़ा नॉर्मल जो संख्या है पक्षियों की उस हिसाब से इस विधि में रखा जा सकता है। उसके बाद हमने जैसे बात की क्या है, संक्रामक रोग। जब पिंजरे में अलग अलग पिंजरे में पक्षी रहेंगे तो उनमें जो है संक्रामक बीमारियां जो होती है एक दूसरे से फैलने वाली, वो बीमारियां क्या थोड़ी कम फैलती है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रमिकों की। तो इसमें जो है श्रमिक अधिक लगते हैं ना, जैसे कॉस्ट अधिक आएगी इसमें जो है अलग अलग पक्षियों के लिए अलग अलग मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसकी वजह से जो श्रमिक है वो अधिक लगते हैं, यानी कि हमारे इस सिस्टम के अंदर कॉस्ट अधिक लगती है। क्या होता है, कॉस्ट अधिक लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर इसके माप की, है ना। अगर एक पक्षी के लिए अगर पिंजरा बनाया जाता है तो एक पक्षी वाले पिंजरे का माप कितना रखेंगे, 25 × 45 सेंटीमीटर। कितना रखते हैं, ये एक मुर्गी वाले पिंजरे का नाप है ना। ये कभी कभी पूछ लेते हैं एक मुर्गी वाले पिंजरे का नाप कितना रखा जाता है, तो ये कितना नाप रखते हैं, 25 × 45, है ना। इसका माप कभी कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान में रखें आप, 25 × 45 सेंटीमीटर। तो बैटरी वाले में आपको नाम से पता चल रहा है, अगर पिंजरा क्रम नाम से तो आपको वैसे पिंजरा पता चल जाएगा, लेकिन अगर बैटरी प्रणाली नाम आता है तो भी आपको ध्यान में रखना है ना, बैटरी प्रणाली भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तार फर्श वाला घर, यानी जिसको क्या बोला जाता है, वायर फ्लोर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो गहरी बिछावन प्रणाली अपन ने पढ़ी थी, गहरी बिछावन प्रणाली और ये पिंजरा सिस्टम है ना, दोनों का ये मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या होता है, पिंजरा सिस्टम भी बनाया जाता है और मतलब गहरी बिछाली वो मतलब दोनों सिस्टम एक साथ होते हैं ना। इसमें पिंजरा वाला भी किया जाता है इस प्रकार से पक्षियों को, और थोड़ा इनके लिए बिछाली वाला सिस्टम है वो भी किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये किसका मिश्रित रूप है, गहरी बिछाली और पिंजरा सिस्टम। इसमें थोड़ा बहुत मतलब पिंजरा सिस्टम का रोल तो होता है, थोड़ा बहुत रोल गहरी बिछावन का भी होता है ना। गहरी बिछावन भी इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें अगर पक्षियों की बात करें तो कितने, इस प्रणाली में कितने पक्षी, 100 पक्षी तक प्रति पक्षी 2 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है। ये स्थान की आप थोड़ा ध्यान रखें कि इसमें अगर 100 पक्षी है तो उनको कितना दिया जाएगा, 2 वर्ग फीट स्थान। 100 पक्षी तक अगर संख्या है तो 2 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है। इसका नाम थोड़ा आप याद रखें, तार फर्श सिस्टम, या वैसे इंग्लिश हिंदी का नाम तो समझ में आ जाएगा ना, उधर भी वायर फ्लोर सिस्टम। क्या नाम है, वायर फ्लोर सिस्टम। तार फर्श या वायर फ्लोर एक ही बात है ना, आपको पता चल जाएगा इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध सघन प्रणाली। कौन सी, अर्ध सघन प्रणाली। अर्ध सघन प्रणाली में क्या होता है कि इसमें इनको मुर्गी घर भी बनाया जाता है और खुला विचरण के लिए स्थान भी दिया जाता है। मुर्गी घर प्लस खुला विचरण दोनों, है ना। इसमें जो है अर्ध सघन प्रणाली है उसमें मुर्गी घर तो बनाए ही जाते हैं, साथ में उन पक्षियों को या मुर्गियों को खुला विचरण करने के लिए भी स्थान दिया जाता है ना। इसके नाम से ये कौन से, सेमी इंटेंसिव है, यानी अर्ध सघन, जिसमें पोल्ट्री आप वो घर तो बनाया जाएगा लेकिन उनको जो है खुला स्थान भी प्रोवाइड किया जाता है। अब इसका अगर पहला प्रकार देखें तो क्या है, मुर्गी घेरा प्रणाली। मुर्गी घेरा प्रणाली में क्या होता है कि इसमें मुर्गी घर तो बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया मुर्गी घर तो बनाया जाएगा लेकिन कुछ स्पेस छोड़ा जाता है इनके विचरण के लिए ना। इस प्रकार से मुर्गी घर तो बनाते हैं लेकिन ये खुले में भी घूम पाए मुर्गियां, है ना, इसलिए इनको क्या करते हैं, खुला स्थान भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, मुर्गी घर के साथ मुर्गियों के विचरण के लिए खुला स्थान भी छोड़ा जाता है ना। मैं यही मुर्गी घेरा प्रणाली मतलब मुर्गी घेरा प्रणाली, पोल्ट्री रन सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री रन सिस्टम। पोल्ट्री रन सिस्टम ना, पोल्ट्री रन सिस्टम भी बोला जाता है इसी को, मुर्गी घेरा प्रणाली को। इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इसके साथ में विचरण के लिए भी स्थान छोड़ा जाता है ना। घर तो बनाया जाएगा लेकिन उसमें खुला स्थान भी उसको दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उठाऊ मकान प्रणाली।
उठाऊ मकान प्रणाली में क्या होता है, सब नॉर्मली होता है, इसमें स्पेस वगैरह सब दिया जाता है खुले का सब, लेकिन इसमें क्या होता है जो मुर्गी घर या जो सभी स्थान है उसको क्या किया जाता है इस प्रकार से, है ना, ये फोल्डिंग सिस्टम होता है, तो इसके ऊपर ढांचा लगा दिया जाता है। इस ढांचे को जब जरूरत नहीं होती है तब इसको हटाया भी जा सकता है ना। उठाऊ मकान प्रणाली नाम से आपको पता चल रहा है फोल्डिंग सिस्टम होता है, और इसमें जो है इसको आप अगर ज़रूरत नहीं है उस टाइम इसको हटा भी सकते हैं ना। इसमें वही है, ढांचा बना दिया जाता है ना, मुर्गे खुला स्थान और सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ढांचे से इसको ढक दिया जाएगा। और इस ढांचे का ये है कि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है, फोल्डिंग सिस्टम है। ये फोल्डिंग सिस्टम है, मतलब क्या होगा, जब ढांचे की ज़रूरत नहीं होगी तो उस ढांचे को हटा दिया जाता है। इस विधि में कितने पक्षी, प्रति पक्षी कितना स्थान, ये स्थान ध्यान रखें आप थोड़ा। इस विधि में प्रति पक्षी स्थान वो है कितना दिया जाता है, 5 वर्ग फीट। कितना देते हैं, 5 वर्ग फीट, है ना। इसमें क्या क्या है, उठाऊ में यही है कि नॉर्मली इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, ये इस प्रकार का होता है, फोल्डिंग यूनिट जो होती है इस प्रकार की, है ना। सब नॉर्मल है, बस इसमें स्पेशल यही है कि इसको फोल्ड कर सकते हैं आप, फोल्डिंग सिस्टम है ये। उसके बाद ये आप थोड़ा याद रखें 5 वर्ग फीट, है ना। उसके बाद हम देखते हैं मुर्गियों का आहार। मुर्गियों के आहार के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था क्या होता है, आहार में अधिक खर्च होता है। आहार में मुर्गी में जितना भी खर्च होता है उसका 60 से लेके 70% तक किसमें खर्च होता है, आहार में खर्च हो जाता है ना। आहार में सर्वाधिक खर्च होता है मुर्गी पालन में। अब हम इसका देखें तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कितना देना चाहिए, 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए ना। मुर्गी के आहार में कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 70 से 80% तक कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए मुर्गी को आहार में ना। कितना, 70 से 80%। उसके बाद अगर वसा की बात करते हैं तो वसा देते हैं 2 से 5%। कितनी देते हैं, 2 से 5% होनी चाहिए। जो मुर्गी का आहार है उसमें अगर वसा की बात की जाए तो 2 से लेके 5% तक वसा होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की, है ना। प्रोटीन कितना होना चाहिए आहार में, 10 से 30%। कितना प्रोटीन देते हैं, जो मुर्गी को हम आहार देते हैं उसमें जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो 10 से 30% होनी चाहिए, है ना। 10 से 30% मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए इसमें मुर्गी के आहार के अंदर। उसके बाद अगर विटामिन और मिनरल की बात करें तो विटामिन और मिनरल लगभग 1% तक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, विटामिन और मिनरल्स है वो 1% तक, 1% तक इनकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए, है ना। मोटा मोटा इसको ध्यान में रख लें। कार्बोहाइड्रेट 70 से 80% नॉर्मल है ना। उसके बाद वसा है 2 to 5%, प्रोटीन है 10 to 30% और मिनरल्स है 1%, है ना। याद रखना आपको, मिनरल्स है वो 1% है। उसके बाद अगर बात करें हम अंडा देने वाली मुर्गी को दाना कितना दिया जाए, है ना। दाने की बात करें तो 100 से 120 ग्राम। जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसको 100 से 120 ग्राम तक दाना दिया जाता है। उसके बाद अगर मुर्गी के प्रमुख आहार देखें तो क्या क्या होते हैं, पीली मक्का होती है, चावल की पॉलिश होती है, मूंगफली की खली होती है ना। इस प्रकार से क्या क्या आहार होते हैं मुर्गी के, चावल पॉलिश, उसके बाद है मूंगफली की खली, मेन जो यूज़ करते हैं मूंगफली की खली करते हैं, चावल पॉलिश करते हैं और पीली मक्का करते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगमरमर के टुकड़े या ग्रेट। आपको जैसे थोड़ा पता भी होगा इसका, मुर्गी पालन में क्या होता है कि जो संगमरमर के टुकड़े, उन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, ग्रिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रिट बोला जाता है। तो ये मुर्गी के आवास में होना आवश्यक है ना। जो संगमरमर के टुकड़े होते हैं ये मुर्गी आवास में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि मुर्गी के जो पाचन की क्रिया है ना, ये मुर्गियाँ इनको खाती है और वो इनके गिजार्ड में जो इकट्ठे हो जाते हैं। और जो मुर्गी में पाचन की क्रिया है, कौन सी पाचन की क्रिया है ना, पाचन की क्रिया अच्छी करते हैं, मतलब अच्छे पाचन के लिए जो ग्रिट है वो मुर्गी के लिए आवश्यक है। ग्रिट आप ध्यान में रखें, मुर्गी के लिए ग्रिट आवश्यक होते हैं। और ये स्पेशली इसका काम पूछा जाए तो जो पाचन क्रिया होती है, क्या, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया के लिए ग्रिट आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं में नवजात की देखभाल कैसे करें, है ना। वो मुर्गी का जो है अपने हो चुका है, मुर्गी के आवास वगैरह हमने देख लिए क्या है, उसका थोड़ा बहुत आहार के बारे में जनरल जो हमें पता होना चाहिए वो हम देख चुके हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं जो पशु हैं उनके नवजात जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे करें। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि क्या है, खीस।
खीस जो होता है स्टार्टिंग का जो दूध निकलता है गाय भैंस से या पशुओं से, तो वो जो है उसके लिए ज़रूरी होता है ना। जो बछड़ा होता है नवजात, उसके लिए खीस बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो वो बीमारियों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद हम बात करते हैं खीस क्या होता है, उसकी जो पाचन क्षमता है या पेट जो साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। बच्चे का जो पेट साफ है उसके लिए खीस ज़रूरी होता है पेट साफ करने के लिए, और उसकी पाचन क्षमता भी अच्छी होती है खीस से। अब हम बात करें ये कब दिया जाता है, तो 1-2 घंटे, ब्याने के 1-2 घंटे पश्चात पिला देना चाहिए, है ना। बच्चे नवजात जो बच्चा होता है उसको ब्याने के 1-2 घंटे पश्चात क्या खीस देना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए उसको ब्याने के 1-2 घंटे पश्चात। उसके बाद हम बात करें कि कितना दे उसको खीस, है ना। खीस की क्वांटिटी की अगर बात करें तो जो नवजात बच्चा होता है उसका लगभग जो बॉडी वेट होता है उसका 1/10 भाग कितना देते हैं, 1/10 पार्ट देते हैं उसकी बॉडी वेट का। जो उसकी बॉडी वेट उसका है उसका 1/10 भाग दिया जाता है खीस। ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नवजात होता है उसके शरीर के वजन का, है ना, किसका, उसके शरीर के वजन का 1/10वां भाग, है ना, दिया जाता है। खीस पिलाना जरूरी होता है उसको। उसके बाद बछड़े को कितने दिन दें, तो लगभग आपको पता है स्टार्टिंग के डेज में खीस निकलता है तो 3-4 दिन तक बछड़े को ये खीस पिलाया जाता है। कितने दिन तक? 3-4 दिन तक बछड़े को खीस पिलाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बछड़े की जो विष्ठा होती है, पहली विष्ठा, उसको क्या बोला जाता है। कभी कभी ये नाम का पूछ लिया जाता है तो क्या बोलते हैं, मेकोनियम। क्या बोला जाता है? बछड़े की पहली विष्ठा होती है उसको मेकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकोनियम कहलाती है ना। पहली विष्ठा है वो मेकोनियम कहलाती है। नवजात बछड़े में क्या क्या ध्यान रखना है अपन को? एक तो है उसको ब्याने के जस्ट मतलब 1-2 घंटे बाद खीस पिला देना चाहिए, है ना। नवजात बछड़ा है उसको ब्याने के 1-2 घंटे पश्चात खीस पिलाया जाता है। उसके बाद हमने बात की क्या, उसके शरीर के, है ना। ये ध्यान में रखना है कि उसके 1/10 पार्ट किसका, उसका जो शरीर भार है उसका 1/10 भाग है वो खीस पिलाया जाता है। उसके बाद हमने बात की क्या, बछड़े को 3-4 दिन तक, है ना। आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में खीस निकलता है तो 3-4 दिन तक उसको खीस पिलाना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं पिलाना चाहिए। जिस प्रकार से हमने बात की 1/10 भाग, है ना, इतना ही देना चाहिए। उसके बाद जो इसकी पहली विष्ठा होती है बछड़े की, उसको क्या कहा जाता है, मेकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकोनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बछड़े में जो प्रथम आमाशय है वो कब विकसित होता है। तो बछड़े का प्रथम आमाशय 4 महीने की उम्र में विकसित होता है। कितनी उम्र में? 4 महीने की उम्र में उसका प्रथम आमाशय है वो विकसित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बछड़े को पालने की विधियां, है ना। बछड़े को पालने की मतलब अलग अलग विधियां होती है। 2 प्रकार की विधियां हैं, सकलिंग और विनिंग। क्या क्या होता है सकलिंग में? तो क्या है कि सकलिंग में ये होता है कि जो बछड़ा है उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, माँ के साथ रखा जाता है ना। जैसे कि माँ से ही इसको दूध पिलाया जाता है, माँ से अलग नहीं किया जाता है। सकलिंग विधि में क्या होता है, इस प्रकार से बछड़ा माँ के साथ ही रहता है और उसको अलग अलग नहीं रखा जाता है। मीन्स उसको अलग दूध अलग तरीके से नहीं पिलाया जाता है ना, वो अपनी माँ से ही दूध पीता है। आप देखें सकलिंग में क्या होता है, प्राकृतिक विधि है ना, ये नेचुरल है, माँ से ही दूध पिएगा, नेचुरल विधि है। क्या है? नेचुरल विधि है। उसके बाद हम बात करें इस विधि में क्या होता है, नवजात बछड़े को उसकी माँ के साथ ही रखा जाता है ना। नवजात बछड़ा है उसको माँ से अलग नहीं किया जाता है, माँ के साथ ही रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनिंग विधि, है ना। विनिंग विधि में क्या होता है, विनिंग विधि में नवजात जब बछड़ा होता है तो उसको स्टार्टिंग से ही माँ से अलग कर दिया जाता है। माँ से अलग करने का मतलब अलग बांध के और दूध पिलाना नहीं, उसको अलग बांध के मतलब दूध भी उसी प्रकार से नेचुरल तरीके से उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। जो नेचुरल है कि बच्चा माँ से दूध पिएगा उस तरीके से विनिंग में दूध नहीं पिलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बछड़ों को स्टार्टिंग से ही अलग कर दिया जाता है। माँ का दूध मतलब उसको अगर पिलाएंगे तो किसी बर्तन में या इस प्रकार से पिलाते हैं, बाकी उसको जो है माँ के साथ नहीं रखा जाता है। इस विधि की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये सर्वोत्तम विधि है ना। वैज्ञानिक विधि से अगर दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है, तो जो आपकी विनिंग विधि है, विनिंग विधि है वो वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वोत्तम जिसको कहते हैं ना, सर्वोत्तम, सबसे अच्छी या
सर्वोत्तम विधि माना जाता है किसको? विनिंग को माना जाता है। अब इस विधि में बछड़े को कृत्रिम रूप से बर्तन में दूध पिलाया जाता है ना, अपने जैसे बात की इस प्रकार से आप देखें, इस प्रकार से इनको अलग रखा जाता है सब बछड़ों को, और इस प्रकार से अगर आपको दूध इनको बछड़े को पिलाते हैं तो वो माँ से नहीं पीता है और आर्टिफिशियली उनको जो है किसी बर्तन के द्वारा दूध दिया जाता है और माँ से अलग रखा जाता है ना। बस यही ध्यान में रखना है, माँ से इनको अलग पालते हैं और उसमें क्या कर रहे थे, माँ के साथ पाल रहे थे। यह विधि है वो किसके लिए अच्छी मानी जाती है? संकर गायों के लिए। क्यों? क्योंकि संकर गायों का मतलब दूध उत्पादन वगैरह बहुत अच्छा होता है और गायें जो होती है वो क्या इस विधि को इजीली अपना लेती है ना। इजीली मतलब अगर बछड़ा नहीं भी होगा तो वो दूध दे देती है, तो गायों के लिए तो ये बहुत अच्छी विधि है। लेकिन अगर हम बात करें भैंस की, तो भैंस में क्या होता है, ये विधि थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि भैंस है ना जनरली भैंसें होती है वो स्पेशली मतलब बछड़ा अगर नहीं होता है तो दूध नहीं देती है। बहुत सारी भैंस ऐसी होती है वो अगर बछड़ा अगर उसके साथ नहीं रखा जाए या बछड़े को नहीं दूध पिलाया जाए उससे, तो वो दूध भी नहीं देती है। तो भैंस में ये समस्या होती है। कुछ भैंसें होती है वो इस प्रकार से दूध दे देती है और कुछ भैंसें नहीं देती है। तो जो भैंसें हैं उनमें इसको अपनाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर बात करें हम संकर गायों की, गायों में ये नॉर्मली आराम से अपनाई जा सकती है ना, आसानी से ये गायों में अपनाई जाती है, उनके लिए इसको अच्छी विधि माना जाता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको सकलिंग का ध्यान रखें। आपकी सकलिंग क्या होती है? सकलिंग में बछड़े को साथ में रखा जाता है, बस नॉर्मल है। बछड़े को अगर साथ में रख के नेचुरल तरीके से अगर दूध पिला रहे हैं तो वो सकलिंग कहलाएगा, है ना। आपको यही टर्म मिलेगी एग्जाम में, क्या? सकलिंग। और अगर अलग रख के पिला रहे हैं बछड़ों को, बिल्कुल मतलब गाय या उसके जो माता है उनसे अलग कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? विनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विनिंग कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ये अपना टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।